हेलो दोस्तों, मैं हूं जीविशा और जीविशा क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसे ही आपको पता है कि हमारी प्रीवियस ईयर की जो पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ है यूजीसी नेट की, वो हमारी चल रही है। इसी के साथ बता दूं कि हमारी पंजाब जीके की जो सीरीज़ है वो भी साथ साथ में चल रही है, जिसके 4th पार्ट्स जो हैं वो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ है उसके भी 8 पार्ट्स जो हैं वो भी चैनल पर आ चुके हैं। तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसके साथ हम टॉपिक वाइज जो MCQs हैं वो भी सीरीज़ जो लाने की हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर पेपर 1 और पेपर 2 यानी पॉलिटिकल साइंस एंड पेपर 1 के रिगार्डिंग आपको किसी भी चीज़ का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके जितने जो क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व करने की। इसी के साथ मैं फिर बता दूं, ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 9 है और जितने भी प्रीवियस जो पार्ट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे। यानी 8 पार्ट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। असर्शन रीजन से हमारा क्वेश्चन है और असर्शन दिया गया है हमें कि हंटिंगटन इज अ करेक्ट इन asserting that the combination of the role of state and government of the US president is a medieval practice। कहा गया है कि हंटिंगटन जो है इसका करेक्ट मानना है ये कि जो स्टेट है और गवर्नमेंट है US प्रेसिडेंट का जो रोल है, जो एक मेडिएवल प्रथा है US प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट और स्टेट के रोल का कॉम्बिनेशन। ओके, और रीज़न क्या दिया गया है हमें? इट इज़ बिकॉज ऑफ अदर लिबरल डेमोक्रेसीज द टू रोल्स आर नॉट कंबाइंड। मतलब उन्होंने बोला है कि अदर जो डेमोक्रेसीज हैं उसमें ये रोल जो है वो कंबाइन नहीं किया जाता, लेकिन अदर्स में बोला गया और लेकिन US में जो है वो किया जाता है। यानी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो बैठ रहा है। यानी जो हमारा असर्शन है इज ऑल्सो करेक्ट एंड द रीजन भी जो है वो करेक्ट है। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है बोथ आर ट्रू। ऑब्वियसली बोथ आर ट्रू, दोनों सही हैं और आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी जो हंटिंगटन है वो ये मानता है कि जो कॉम्बिनेशन है ऑफ द रोल ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ द US प्रेसिडेंट इज अ मेडिएवल प्रैक्टिस। ओके, और इसका रीज़न भी जो है वो सही दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रोथ ऑफ जुडिशियल पावर ओवर द लास्ट 100 years इन अ लिबरल डेमोक्रेसीज हैव टेकन प्लेस बिकॉज। पूछा गया है कि द ग्रोथ ऑफ जुडिशियल पावर, जो जुडिशियल पावर की जो ग्रोथ है वो लास्ट 100 years से जो लिबरल डेमोक्रेसीज है उसका प्लेस जो है वो बन चुका है। क्योंकि उसका मतलब एक इम्पॉर्टेंस बन चुकी है, क्योंकि इसके 4 ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशंस हैव गिवन द जुडिशरी मोर पावर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशंस है जुडिशरी को मोर पावर दे चुका है, इसलिए एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। क्या जो हम एक्सेप्टेंस है उसकी सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी की, उसके कारण है ये। द UN डायरेक्टिव्स के मतलब जो UN है वो डायरेक्ट करता है, इसके कारण है। या फिर प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के। तो आपको एक वैसे मतलब ऑलमोस्ट आपको अगर हमें पॉजिटिव निकालना है, अगर ABCD में ऑप्शन है तो हमें चारों के चारों सही लगे, लेकिन हमें बेस्ट निकालना है इनमें से। तो आपको जो बेस्ट दिखेगा तो बेस्ट है हमारा ऑप्शन 4।
ओके, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। ओके, तो यानी जो जुडिशियल जो ग्रोथ है जुडिशियल पावर की, जो सालों से मतलब हम देख रहे हैं लिबरल डेमोक्रेसीज में, उसका प्लेस इसीलिए है क्योंकि वो प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इन्वायरमेंटल ग्रीन पार्टीज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, जो ग्रीन पार्टीज हैं, इन्वायरमेंटल ग्रीन पार्टीज हैं, उसका ओरिजिनेटेड जो है वो हुआ कहाँ से। 4 ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन 1, ब्रेक अवे फ्रॉम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज। ऑप्शन 2 है प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ऑप्शन 3 है एमर्जेंस ऑफ प्लानिटरी कॉन्शियसनेस। एंड ऑप्शन 4 है न्यू सोशल मूवमेंट्स। तो कहाँ से जो है वो इन्वायरमेंटल ग्रीन पॉलिटिक्स जो है पार्टीज हैं उसका ओरिजिन हुआ। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? क्या ऑप्शन 1, 2, 3 या 4? क्या जो मेन स्ट्रीम है पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रेक अवे, मतलब उसमें से टूट कर कुछ निकला है तब, या प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर था इसलिए, या प्लानिटरी जो कॉन्शियसनेस है उसकी एमरजेंस के कारण जो है वो ग्रीन पार्टीज ओरिजिनेट हुई, या फिर सोशल जो न्यू सोशल मूवमेंट्स थी उनके कारण जो है एनवायरमेंटल ग्रीन पार्टीज जो है वो उनका ओरिजिनेट हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। ओके, न्यू सोशल मूवमेंट्स। ओके, जो ग्रीन पार्टीज हैं, जो इन्वायरमेंटल ग्रीन पार्टीज हैं, उसका ओरिजिनेटेड जो हुआ वो कहाँ से हुआ? न्यू सोशल मूवमेंट्स से। ठीक है, सो न्यू सोशल मूवमेंट्स में हमारी फेमिनिस्टिक सोशल मूवमेंट्स आ जाती हैं, फार्मर मूवमेंट्स आ जाते हैं, हमारे ग्रीन मूवमेंट्स आ जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? डुवर्जर इज थ्योरी asserts that a two-party system emerges is a, तो जो डुवर्जर है उसकी थ्योरी है दो पार्टी सिस्टम के बारे में, वो एमर्ज हुआ है। तो कहाँ से? 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशनल पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऑप्शन 2 है होमोजीनियस पॉलिटिकल ऑर्डर, ऑप्शन 3 है वेलफेयर स्टेट, एंड ऑप्शन 4 है अ मेजॉरिटेरियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर इसका? तो क्या होना चाहिए? तो डुवर्जर की जो थ्योरी है 2 पार्टी सिस्टम में, इसने 2 पार्टीज जो हैं वो डिफाइन की है 2 पार्टी सिस्टम में। एक है कैडर पार्टी और दूसरी है मास पार्टी। कैडर पार्टी बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, और जो मास पार्टी है बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन। ओके, यानी जो कैडर पार्टी है वो सिलेक्शन पर और मास पार्टी जो है वो इलेक्शन पर जो है वो बिलीव करती है। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4, अ मेजॉरिटेरियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, डुवर्जर की जो थ्योरी है पार्टी सिस्टम की, 2 पार्टी सिस्टम की, उसके बारे में है वो कि मेजॉरिटेरियन जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो एमर्ज करता है उसके लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट यूज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर वाज मेड बाय, ये आपको पता ही होना चाहिए इसका आंसर कि द जो कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर है वो सबसे पहले किसने यूज़ किया, किसने बनाया? ये वाज मेड बाय। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है गैब्रियल आलमंड, ऑप्शन 2 है बिंगम पॉवेल, ऑप्शन 3 है कार्ल ड्यूश, और ऑप्शन 4 है लुसियन पाई। गैब्रियल आलमंड ने जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको सिविक कल्चर का नाम दिया है। ऑप्शन 1 की बुक गैब्रियल आलमंड, जिनमें उन्होंने 2 टाइप्स के जो है वो कल्चर की बात की है, अनमिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर और मिक्स्ड कल्चर, मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर। ओके, जो अनमिक्स्ड है उसमें पैरोशियल, सब्जेक्टिव एंड अ पार्टिसिपेंट, और जो मिक्स्ड हैं उसमें पैरोशियल सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट और पैरोशियल पार्टिसिपेंट जो है वो मतलब मिक्स्ड कर दिया है उन सबको। ठीक है, तो उनकी बुक का नाम क्या है? द सिविक कल्चर। ओके, गैब्रियल आलमंड की। ठीक है, तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 गैब्रियल आलमंड। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर?
इसमें पूछा गया है कि इनमें से बेसिक टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर में से जो ओरिएंटेशंस हैं वो कौन सी ओरिएंटेशंस जो हैं वो इसका पार्ट नहीं है। ओके, 4 ऑप्शंस है, देख लेते हैं। ऑप्शन 1 कॉग्निटिव ओरिएंटेशंस, ऑप्शन 2 अफेक्टिव ओरिएंटेशंस, ऑप्शन 3 इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशंस एंड ऑप्शन 4 इंडिविजुअल ओरिएंटेशंस। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? तो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4, यानी हमारे 3 करेक्ट हैं। जो हमारा रॉन्ग आंसर है इज नॉट अ पार्ट ऑफ, वो है ऑप्शन 4 यानी इंडिविजुअल ओरिएंटेशंस। ठीक है, यानी तीनों जो हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड इवैल्यूएटिव जो है वो तीनों पार्ट हैं बेसिक टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर का, लेकिन ऑप्शन 4 जो है इंडिविजुअल ओरिएंटेशंस वो पार्ट नहीं है। ओके, तो जो कॉग्निटिव है ओरिएंटेशन वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है हमारी नॉलेज एंड अवेयरनेस से। ठीक है, अफेक्टिव ओरिएंटेशन जो है वो किससे रिलेटेड है? वो हमारी फीलिंग से रिलेटेड है। और इवैल्यूएटिव जो ओरिएंटेशन है वो रिलेटेड है हमारी आउटकम से। ओके, तो यानी जो हमारा ऑप्शन 4 है वो रॉन्ग है, यानी कि वो इन तीनों में से जो पॉलिटिकल कल्चर है उसकी बेसिक ओरिएंटेशन का पार्ट जो है वो नहीं है, यानी इंडिविजुअल ओरिएंटेशंस जो हैं वो इसका पार्ट नहीं है। ओके, तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं जल्दी से। ओके, द प्रोग्रेसिव कंपैरेटिविस्ट इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट डू नॉट एम्फेसिसाइज इन वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोग्रेसिव कंपैरेटिविस्ट जो है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कौन से हैं। ठीक है, जो एक्चुअली क्रिटिकल अप्रोच को जो है वो कहीं ना कहीं अप्रोच करते हैं, क्रिटिकल अप्रोच को जो है वो बिलीव करते हैं उस चीज़ में। ओके, तो प्रोग्रेसिव कंपैरेटिविस्ट होते हैं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की क्रिटिकल अप्रोच को जो है वो बिलीव करते हैं। ओके, तो जैसे अब 4 ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम। ऑप्शन 1 है अंडर डेवलपमेंट, ऑप्शन 2 है डिपेंडेंसी, ऑप्शन 3 है इंपीरियलिज्म और ऑप्शन 4 है मॉडर्नाइजेशन। अगर आपको पता लग रहा हो, आप देखोगे तो अंडर डेवलपमेंट ऑल्सो अ क्रिटिकल थ्योरी, इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, है ना, जहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया, यानी मार्क्सिस्ट थ्योरी से थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। ऑप्शन 2 है डिपेंडेंसी, also are criticized by Marxist thinkers, okay, new Marxist thinkers, okay. ऑप्शन 3 है imperialism, तो ऑब्वियसली ये भी एक क्रिटिकल अप्रोच है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है जो एक लिबरल अप्रोच है, एक लिबरल थ्योरी है। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव कंपैरेटिविस्ट की जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट में नहीं जो है वो ऐड होती है। ये बिल्कुल भी जो है उस चीज़ पर जोर नहीं डालते हैं मॉडर्नाइजेशन पे। ओके, तो यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बैठ जाता है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 यानी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। ओके, तो यानी अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी और इंपीरियलिज्म हैं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे जो प्रोग्रेसिव कंपैरेटिविस्ट हैं वो जोर डालते हैं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन पर नहीं। ओके, मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डिके इज़ फॉर्मुलेटेड बाय। इन्होंने कहा है कि जो मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी है एंड जो डिके है वो फॉर्मुलेटेड की गई है किसके द्वारा? 4 ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन 1 रोस्टा, ऑप्शन 2 ल्यूसेन पाई, ऑप्शन 3 हटिंगटन और ऑप्शन 4 लिप्सेट। तो किसके द्वारा ये द थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डिके जो है वो फॉर्मुलेटेड की गई है? किसके द्वारा हो सकती है? द थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डिके इज फॉर्मुलेटेड बाय हटिंगटन। ओके, तो यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बैठ जाता है? ऑप्शन 3 हटिंगटन। ओके, तो ये जो बात है वो हटिंगटन द्वारा बोली गई है। इनकी बुक का नाम क्या है? द पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़। ओके, तो ये हटिंगटन की बुक का नाम है। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 3, यस। ओके, जो ये थ्योरी है मॉडर्नाइजेशन और इसकी डिके की, ये जो है हटिंगटन द्वारा फॉर्मुलेटेड की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल prerequisite for making elitism compatible with the democracy in Schumpeter? ओके, तो स्कम्पीटर में मतलब उनके द्वारा ये कौन सी चीज़ जो है वो एसेंशियल नहीं बताई गई है मेकिंग एलिटिज्म। तो आपको पता ही होगा जो स्कम्पीटर है, हम ऑप्शन में से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 1 है द कैलिब्रे ऑफ द पॉलिटिशियन मस्ट बी हाई। ऑप्शन 2 है कंपटीशन इज टू टेक प्लेस विद इन अ रिलेटिवली restricted range. Option 3 है presence of a well-trained independent bureaucracy, and option 4 a well-organized party system. क्या होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन? क्या वो पॉलिटिशियन जो है वो मस्ट बी हाई, जो उनका कैलिब्रे है वो मस्ट बी हाई होना चाहिए, या कंपटीशन इज टू टेक प्लेस विद इन अ रिली रिस्ट्रिक्टेड रेंज? क्या जो कंपटीशन है जो भी हो वो उनका रिस्ट्रिक्टेड रेंज में होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ अ वेल ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेसी, जो इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेसी है वो उसकी प्रेजेंस में होना चाहिए। वेल ऑर्गेनाइज्ड जो है वो पार्टी सिस्टम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सॉरी, तो क्या नहीं होना चाहिए? वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी सिस्टम जो है वो नहीं होना चाहिए। इज नॉट एसेंशियल प्री रिक्वेसाइट फॉर मेकिंग एलिटिज्म कंपैटिबल विद डेमोक्रेसी इन कंप्यूटर। ओके, ऑप्शन 4 इज आंसर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? ओके, बिलीव्स एंड सिंबल्स आर द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द नोशन ऑफ अथॉरिटी इन। ओके, बिलीव एंड सिम्बल्स आर द डिस्टिंक्टिव, जो बिलीव्स है और सिम्बल्स हैं आर द डिस्टिंक्टिव फीचर हैं इन द नोशन ऑफ अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी की बात की गई है तो यहाँ पर ऑब्वियसली फिर भी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। चलो, ऑप्शन 1 है मार्क्स, ऑप्शन 2 है पार्सन्स, ऑप्शन 3 है वर्बा और ऑप्शन 4 है वेबर। ओके, अगर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल कल्चर होता अथॉरिटी की जगह तो इसका आंसर क्या होना था? वर्ब। लेकिन यहाँ पर नोशन ऑफ अथॉरिटी है तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है वेब। ओके, तो बिलीव एंड सिंबल्स आर द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द नोशन ऑफ अथॉरिटी, जो है वो जो डिस्टिंक्ट किया गया है इन दोनों के फीचर्स को, वो कौन है अथॉरिटी के नोशन में? तो वो कौन है? वो है वेबर। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बैठ जाता है? हमारा ऑप्शन 4 यानी वेबर। ठीक है, वेबर ने बिलीव किया है सिंबल और बिलीव्स जो हैं आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स। ओके, डिस्टिंक्ट अलग अलग फीचर्स हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, regarding the interim government of 1946 which of the following is not correct? अब यहाँ पर जो हमारा इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है और इंटरिम गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट जो है वो नहीं है। ओके, तो ऑप्शन 1 देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू वॉज अ प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ऑप्शन 2 है जवाहरलाल नेहरू वॉज अ डेजिग्नेटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ऑप्शन 3 है द वाइसराय कंटिन्यू टू बी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एंड ऑप्शन 4 है द मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट वेयर मेंबर ऑफ द वाइसराय इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? इसमें पूछा गया है तो ऑप्शन 1 देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यस, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे। ओके, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू वॉज डेजिग्नेटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वाइसराय इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या वो वाइस राय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके वाइस प्रेसिडेंट मतलब उनको डेजिग्नेटेड किया गया था, या फिर द वाइस राय कंटिन्यू टू बी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल? यस, ये बिल्कुल सही है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो वाइस राय हैं उनको बोला गया था कि ये कंटिन्यू जो है वो हेड रहेंगे। द मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट वे मेंबर ऑफ द वाइस राय इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यस, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो हमारा जो नॉट करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन 2 है। ओके,
ओके, जवाहरलाल नेहरू वॉज डेजिग्नेटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वाइसराय इज ए एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ऐसा नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बैठ जाता है? ऑप्शन 2। ओके, तो जो बाकी तीनों ऑप्शंस हैं वो सही हैं, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर भी थे और हेड ऑफ काउंसिल के भी थे, जो वाइसराय था वो हेड भी था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, और जो मेंबर थे इंटरिम गवर्नमेंट के वो वाइसराय के काउंसिल के भी मेंबर थे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सैरी शौर्य। तो जो सैरी शौर्य है उसके बारे में कौन सी चीज़ जो है वो नॉट करेक्ट है, यानी इनमें से 4 ऑप्शंस में से कुछ 3 जो हैं वो करेक्ट होंगी और कोई 1 ऑप्शन ऐसा होगा जो नॉट करेक्ट होगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ऑप्शन 1 है, हाई कोर्ट कैन इशू अ रिट अगेंस्ट इटसेल्फ इन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। ओके, जो हाई कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, अपनी ही अगेंस्ट इटसेल्फ इन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के अगेंस्ट कर सकता है। ओके, तो ऑप्शन 2 है, अ बेंच ऑफ द हाई कोर्ट कैन इशू अ रिट टू अनदर बेंच ऑफ द सेम हाई कोर्ट। क्या वो रिट जो है अपने ही एक दूसरी बेंच जो है सेम हाई कोर्ट की बेंच को, उसको जो है वो रिट इशू कर सकता है? अ हाई कोर्ट कैन नॉट इशू अ रिट टू अनदर हाई कोर्ट, क्या नहीं कर सकता? अ हाई कोर्ट कैन इशू सैरी शौर्य टू अ ट्रिब्यूनल सिचुएटेड विद इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। ओके, अ बेंच ऑफ अ हाई कोर्ट कैन इशू अ रिट टू अनदर बेंच ऑफ द सेम हाई कोर्ट। अपनी ही सेम हाई कोर्ट वाले बेंच को जो है वो रिट इशू नहीं कर सकता है। इसमें लिखा हुआ कि कर सकता है, बट जो हमें पूछना था नॉट करेक्ट, तो यानी कि वो नहीं कर सकता है। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो सही है, यानी कि हाई कोर्ट जो है वो अपने ही कैन इशू रिट अगेंस्ट इटसेल्फ, अपने ही अगेंस्ट कर सकता है। कैन नॉट इशू अनदर हाई कोर्ट, येस वो नहीं कर सकता है, यानी कि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन पहले ही बैठ रहा था। ट्रिब्यूनल सिचुएटेड में कर सकता है। ओके, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूइंग मैंडामस। ओके, अब पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने यूज्ड किया प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूइंग मैंडामस कौन से केस में? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इनमें से कौन से केस में जो है वो मैंडामस कंटिन्यूइंग मैंडामस जो प्रिंसिपल है उसको जो है वो यूज़ किया? 4 ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन 1 SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन 2 सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन 3 विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन 4 सगीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल? कंटिन्यूइंग मैंडामस। ओके, तो उसको यूज किया कौन से केस में? विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके ओके, यस, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बैठ जाता है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके ओके, मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, आप इनके ईयर्स भी देख सकते हैं कि SP गुप्ता जो केस है वो कब आया, सुनील बत्रा कब आया, आपको क्रोनोलॉजी में भी पूछा जा सकता है। ओके, हु वॉज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू मेक यूज़ ऑफ पॉकेट वीटो? इनमें से जो कौन सा है हमारा प्रेसिडेंट जिन्होंने पॉकेट वीटो का यूज़ किया फर्स्ट टाइम? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे जिन्होंने पॉकेट वीटो यूज़ की? जैसे आपको पता ही होगा कि 4 टाइप की वीटोज़ होती है, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, सब्सटेंटिव एंड क्वालिफाइड। ओके, लेकिन कौन सी हमारे इंडिया में यूज़ नहीं की जाती है? वो है क्वालिफाइड, यानी कि हमारी 3 एब्सोल्यूट, पॉकेट एंड सब्सटेंटिव जो है वो यूज़ की जाती है। ओके, सब एब्सोल्यूट में क्या होता है?
अगर एब्सोल्यूट लगी है तो यानी अगर उन्होंने नहीं बोल दिया तो यानी कि वो बिल जो है वो एंड हो जाएगा। ओके, नॉट बिकम द, ठीक है, नॉट बिकम एन बिल। ओके, सस्पेंसिव है, उसमें क्या होगा, वो रिटर्न कर देंगे दोबारा, ठीक है, आपको पास करना पड़ेगा उसको, ठीक है। पॉकेट वीटो में क्या होगा, ना वो रिजेक्ट करेंगे ना ही पास करेंगे, वो लटक जाएगा, उनकी पॉकेट में चला जाएगा। ओके, तो ये है सबसे पहले हमारे जो हैं वो कौन से प्रेसिडेंट ने जो पॉकेट वीटो यूज़ किया था। तो 4 ऑप्शन है, जाकिर हुसैन, ऑप्शन 2 संजीवा रेड्डी, ऑप्शन 3 वेंकटरमन, ऑप्शन 4 ज्ञानी जैल सिंह। तो कौन से जो करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं हमारे, जिन्होंने जो है वो प्रेसिडेंट ने पॉकेट वीटो जो है वो यूज़ की थी। तो हाँ, कौन से हैं, ऑप्शन 4 ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने सबसे पहले जो है वो पॉकेट वीटो जो है वो यूज़ की थी, ठीक है। ओके, यस, यानी ज्ञानी जैल सिंह जो हैं वो जिन्होंने सबसे पहले जो है वो पॉकेट वीटो यूज़ की थी, ठीक है। कब की थी ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का यूज़ कब किया था। ओके, तो जल्दी से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आने वाला। ओके, हु सेड इंडियन फेडरलिज्म अ न्यू काइंड ऑफ फेडरेशन टू मीट इंडिया इज अ पेक्यूलर नीड्स। ओके, तो किसने कहा है कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो न्यू काइंड ऑफ फेडरेशन है टू मीट इंडिया इज अ पेक्यूलर नीड्स, ठीक है। तो ये किसने बात बोली हो सकती है। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 ग्रेविनिल ऑस्टिन, ऑप्शन 2 है आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन 3 है अलेक्जेंडर रॉविस एंड ऑप्शन 4 है रोनाल्ड वॉट्स। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है हमारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। ओके, यानी ग्रेविनिल ऑस्टिन ने ये बात कही है, ओके, कि जो इंडियन फेडरलिज्म है, जो इंडियन फेडरलिज्म है सॉरी, इज अ न्यू काइंड ऑफ फेडरेशन टू मीट इंडिया इज पेक्यूलर नीड्स, ठीक है। इन्होंने ये बात बोली है, किन्होंने बोली है, ग्रेविन ऑस्टिन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं। ऐसी कोटेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही यूजीसी नेट में पूछी जाती है। आप इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, आप अपनी जो लक्ष्मीकांत है उसमें भी ऐसी बहुत सारी कोटेशन दी गई हैं, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अंबेडकर समाज मूवमेंट इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। अब ऐसी सोशल मूवमेंट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आजकल आ रहे हैं, बहुत सारे तो नहीं कहूँगी, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलमोस्ट ही हर साल जब भी जो यूजीसी कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम, उसमें सोशल मूवमेंट्स से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। कौन सी कभी कभी तो मैच द कॉलम देता है, या कभी स्टेट पूछ लेते हैं, या स्टेट दे दिया तो हमारी मूवमेंट पूछ लेते हैं। तो ऐसे से क्वेश्चन जो हैं वो ऑलमोस्ट जो है यूजीसी से आ रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट अवॉइड टू डू दिस। ओके, तो आप ये मत करें कि अवॉइड कर दें। अगर आपको इजी लगता है, आपका सारा सिलेबस हो चुका है, तो ऑब्वियसली आप सोशल मूवमेंट को अवॉइड ना करें, उसको पढ़कर ही जाएं। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं और देखते हैं कि अंबेडकर समाज जो मूवमेंट है वो किससे रिलेटेड है, कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है हमारे पास महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 है पंजाब, ऑप्शन 3 है राजस्थान और ऑप्शन 4 है उत्तर प्रदेश। तो कौन सा होना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर, देखते हैं 10 सेकेंड्स में हम। हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, ओके, पंजाब। ओके, यानी कि जो अंबेडकर समाज मूवमेंट है वो कौन से स्टेट में शुरू किया गया था, किससे रिलेटेड है, पंजाब से रिलेटेड है। यानी पंजाब में जो है वो अंबेडकर समाज मूवमेंट जो है वो शुरू किया गया था। मैंने आपको पहले ही बोला कि सोशल मूवमेंट्स को अवॉइड ना करें। ओके, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आ ही रहे हैं वहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ग्रुप ऑफ
इंटरलोक्यूटर्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इनमें से पूछा गया है कि जो चेयरमैन है वो कौन है। ओके, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास। ओके, ऑप्शन 1 है TSR सुब्रमण्यम। ओके, ऑप्शन 2 है दिलीप पेडागोंकर। ऑप्शन 3 है राधा कुमार एंड ऑप्शन 4 है डॉक्टर करण सिंह। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? ओके, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, दिलीप पेडागोंकर। ओके, यस, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। ओके, दिलीप पेडागोंकर, यानी जो ग्रुप है इंटरलोक्यूटर्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर, उनका जो चेयरमैन है वो कौन है? दिलीप पेडागोंकर। ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 से है, तो आप करंट अफेयर से पढ़कर जाएं, देख कर जाएं कि क्या हो सकता है। जब आप प्रीवियस ईयर को देखते हो और आप देखते हो कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो आप उस टाइप के जो करंट अफेयर्स हैं उसको भी तैयार कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीके थंगन कमेटी। ओके, ये पंचायती राज से क्वेश्चन है और पूछा गया है कि इनमें से पीके थंगन कमेटी जो उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से क्या ट्रू है, क्या सही है। स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 1 है टू कंसीडर द टाइप ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नीडेड इन द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। ठीक है, तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसकी, उन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 2 है टू कंसीडर द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर द रूरल डेवलपमेंट। ओके, जो रूरल डेवलपमेंट है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होनी ज़रूरी है, उसको भी कंसीडर किया जाए। ऑप्शन 3 है टू कंसीडर द नीड फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, यानी जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है उसको कहीं ना कहीं ज़रूरत बनाया गया है, उसको कंसीडर करना चाहिए। ओके, ऑप्शन 4 है टू ड्राइंग गाइडलाइंस फॉर द ब्लॉक लेवल प्लानिंग। ओके, जो ब्लॉक लेवल प्लानिंग है उसकी गाइडलाइंस जो है वो ड्रॉ करनी ज़रूरी है, उसको कंसीडर करना चाहिए। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से क्या ट्रू है, यानी कि कोई 3 ऑप्शन जो होंगे वो ट्रू हैं, लेकिन कोई एक 3 ऑप्शन में से एक, कोई 3 में से कोई एक सही है, मतलब 4 में से कोई एक सही है और 3 जो है वो गलत होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1। ठीक है, तो यानी कि जो ट्रू है वो टू कंसीडर द टाइप ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नीडेड इन द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। ठीक है, यानी जो 3 ऑप्शंस हैं वो गलत हैं और जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, व्हेन डिड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट एमर्ज एज अ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी? ओके, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो 1925, कहीं कहीं 24 भी है, तो प्लीज़ करेक्ट इट। ओके, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जो 1964 में जो है वो सेपरेट हुई थी। मार्क्सिस्ट जो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है मार्क्सिस्ट, वो 1964 में जो है वो सेपरेट हुई थी। ओके, एक अलग पार्टी जो है वो बना ली थी, यानी CPIM की बात पूछी गई है इन्होंने। ठीक है, तो CPIM जो है वो कब बनी सेपरेट होकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से? वो है 1964। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जैसे भी ऑप्शन में आपको दिख ही रहा होगा कि 1960 तो नहीं है, 1968 नहीं है, 1973 नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर 2। ओके, 1964। ठीक है, तो जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है मार्क्सिस्ट, ये 1964 में जो है वो सेपरेट हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। तो इसी के साथ आज का हमारा जो सेशन है वो ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सपोर्ट करते हो, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। ठीक है, तो मैं हूँ जीविशा
और जीविशा क्लासेस पर आप ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।